हेलो फ्रेंड, दिस इज सुंदर कुमार। वेलकम टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्लास 12 के लिए, जो 2024-25 में क्लास 12 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। और बीपीएससी के कैंडिडेट जो टीआर 4 के लिए, उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्लास करने से आपका बेसिक लिटरेचर और ग्रामर दोनों मजबूत हो जाएगी। 100% लिटरेचर कवर नहीं हो पाएगी, लेकिन क्लास 12 की जितनी लिटरेचर के जितने टॉपिक है सभी कवर आपको हो जाएगी। तो क्लास 12 के साथ साथ बीपीएससी वाले कैंडिडेट भी क्लास को देख सकते हैं। अब चलते हैं क्लास के बारे में, आपको समझाते हैं क्लास क्या है। ये क्लास क्रैश कोर्स के रूप में मैं शुरू कर रहा हूँ, जो 60 दिन का ये क्लास होगी और 60 दिन में मैं पूरा कवर करूँगा। ये पूरा चैप्टर क्लास 12 का जितनी इंग्लिश की टॉपिक होती है, चाहे लिटरेचर हो चाहे ग्रामर हो, सभी टॉपिक को मैं कवर करूँगा और ट्रिक मेथड से पढ़ाऊँगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव मेथड से पढ़ाना अब संभव नहीं है। ये 60 दिन का क्लास आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। क्लास 12 के जो स्टूडेंट अगर ये पूरा क्लास देख लेंगे तो आपको 100% इंग्लिश की तैयारी हो जाएगी। तो आज का जो क्लास होगा वो ओरिएंटल क्लास के साथ साथ क्लास आज से ही शुरू हो जाएगी। ओरिएंटल क्लास प्लस कर सकते हैं क्लास, दोनों क्लास हो गया आपका, ठीक है ना। तो आज के मैं लिटरेचर भी पढ़ाऊँगा और ग्रामर भी पढ़ाऊँगा। तो जो अभी तक स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 12 को या बीपीएससी के कैंडिडेट हों, आप सभी एक एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा, इस चैनल वीडियो को। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ओके, तो आज को जो मेरा पढ़ा है क्रैश कोर्स फॉर क्लास 12 इंग्लिश में, उसमें जो मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे लिटरेचर और ग्रामर को, ठीक है ना। तो थोड़ा सिलेबस पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कौन कौन सा टॉपिक मैं ये 60 डेज का जो पीरियड है, 60 जो क्लास में आप लोग को लूँगा, उसमें मैं कौन कौन कवर करूँगा, तो वो देखना ज़रूरी है। पहला है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इसको मैं पूरा समाप्त करने पर तभी आगे कुछ बढ़ूँगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर आप क्लास 12 के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ बीपीएससी चाहे स्टेट का एग्ज़ाम जो देंगे इंग्लिश का, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको लिटरेचर ये बेसिक मजबूत करता है। उसके बाद जितने प्रोज हैं क्लास 12 में, टोटल 11 प्रोज हैं। ये 11 प्रोज का मैं राइटर का पूरा डिस्क्रिप्शन इसी में पढ़ा दूंगा। जो जैसे पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का जितना बुक होता है, जितना सब चीज़ होता है, मैं सभी आपको टॉपिक वाइज पढ़ाते चले जाएंगे, जिससे आपको उस राइटर का कमांड होते चला जाएगा। तो प्रोज 11 है, तो प्रोज भी हम लोग पढ़ेंगे, और पोइट्री 10 है क्लास 12 में। ये सभी चीज़ हम पढ़ेंगे, और ये सभी का अगर नंबर डिस्ट्रीब्यूशन करें तो सभी से 15-15 मार्क्स पूछी जाती है क्लास 12 में, और ये 45 मार्क्स है। अगर ग्रामर सेक्शन में हम आते हैं तो ग्रामर सेक्शन आपका टोटल 55 मार्क्स होता है, और जिसमें जो टॉपिक है आपके सामने है, जैसे जैसे टॉपिक है मैं वैसे वैसे ही टॉपिक आप लोग को पढ़ाऊँगा। पहला आपका है टाइम एंड टेंस, यानी आज जो क्लास शुरू होगी वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का शुरू होगी, और साथ साथ टाइम एंड टेंस का भी शुरू होगी। उसके बाद टाइम एंड टेंस का जो समाप्त करेंगे तो वॉइस शुरू होगी। वॉइस के बाद आपका नरेशन शुरू होगी। नरेशन के बाद मॉडल वर्ब शुरू होगी। मॉडल वर्ब के बाद रिमूव टू शुरू होगी। रिमूव टू के बाद डिग्री पढ़ाएंगे। डिग्री के बाद कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएंगे। रिमूव टू और डिग्री भी ट्रांसफॉर्मेशन के ही पार्ट है, लेकिन इसको मैं टॉपिक अलग कर दिया। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो टॉपिक बचेंगे उसको मैं ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रीपोजिशन को देखेंगे। प्रीपोजिशन के बाद कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है, 1-2 नंबर का पूछता है क्लास 12 में, वह है सिंथेसिस और एनालिसिस, उसको भी देखेंगे। उसके बाद साइनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको याद करवाएंगे हम, ठीक है, साइनोन और एंटो दोनों। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपको याद करना है, यानी जब मैं एनालिसिस तक ख़त्म करूँगा तब मैं आगे पढ़ाएंगे। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है एसे, जानते ही ये 10 मार्क्स का पूछा जाता है। एप्लीकेशन और लेटर सिखाएंगे लास्ट में, ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ट्रांसलेशन भी 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, और जो अदर टॉपिक बच जाएगी इसको मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको पढ़ा देंगे। आपका सबसे जो देख रहे हैं 10, 5, 15, 20 मार्क्स का यही 3 टॉपिक है, जिसको मैं लास्ट में समझाऊंगा और अच्छे ढंग से एग्ज़ाम से पहले आपको याद करवा दूंगा। ये पूरा सिलेबस मैं क्लास 12 के क्रैश कोर्स में क्या करूँगा, आपको कवर करूँगा, ठीक है। तो ये अगर आप लोग अच्छे से पूरा क्लास देख लेते हैं और कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको 100 आउट ऑफ 100 आने से कोई रोक सकता है, ठीक है। अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसमें 100 आउट ऑफ 100 लिटरेचर है, इंग्लिश है, लैंग्वेज है, नहीं आएगा तो भी
90 मार्क्स तो आप अवश्य ला सकते हैं, ठीक है ना। लैंग्वेज में 100 आउट ऑफ 100 लाना डिफिकल्ट है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं अपने मोटिव के लिए क्यों ना 100 आउट ऑफ 100 का तैयारी करें, जिससे 90 से 95 के बीच हम मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप लोग अच्छे से ये क्लास पूरा यूट्यूब पर क्रैश कोर्स से देख लेते हैं तो हम इतना तैयारी कर लेंगे। और ज़्यादा लंबा क्लास आपका नहीं होगा, 20 से 25 या 30 मिनट का क्लास ही होगा, लेकिन आप एक वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार 4 बार देख लेते हैं तो आपको याद ही हो जाएगा, उतारने की कोई ज़रूरत नहीं। जब भी पढ़ने बैठना है, ठीक है, आधा घंटा का जो वीडियो बनेगा, आधा घंटा का जो क्लास होगा, एक बार देख लेना एवरीडे, ठीक है। अगर आप 1-2 दिन पर ये क्लास देखते रहेंगे तो आपको देखते देखते याद हो जाएगा। जब भी बैठे रहे वीडियो खोल लीजिए, यूट्यूब पर देख लीजिए, ठीक है। ऐसे ही आपको पढ़ाई करना है और क्लास 12 तक पूरा रिलैक्स होकर हम 100 आउट ऑफ 100 का तैयारी करेंगे, जिसमें आपका स्कोर 90 आउट ऑफ 100 या 95 आउट ऑफ 100 लाने की आप लोग कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करने वाले हैं। एवरीडे आपका लिटरेचर भी होगा और एवरीडे आपका ग्रामर होगा, मैं पहले ही बता दिया। तो अब जो हम शुरू करने वाले हैं वो है लिटरेचर, और लिटरेचर का आज जो टॉपिक होगा वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से शुरू करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब शुरू करने वाले हैं लिटरेचर। डियर फ्रेंड्स, लिटरेचर क्लास 12 का जो पहला पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे, पहला जो बुक पढ़ेंगे, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में जानते हैं, इसे 15 मार्क्स से पूछी जाती है क्लास 12 में, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पूरा चैप्टर है, खासकर ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे बीपीएससी की तैयारी करो, चाहे बीएसटेट का तैयारी करो, सभी के लिए ये आपको मुख्य रूप से ज़रूरी है। चाहे आप इंग्लिश ऑनर्स के भी स्टूडेंट हैं तो इनको पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। तो डियर फ्रेंड्स, चैप्टर 1 जो है आपका हाउ इंग्लिश बिगेन, यानी अंग्रेजी की शुरुआत कैसे हुई, इसी के बारे में तो पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति कैसी हुई। तो डियर फ्रेंड्स, अंग्रेजी भाषा को जो उत्पत्ति हुई है वो इंडो यूरोपियन फैमिली से हुई है। याद रखिएगा, वो किससे हुई है? इंडो यूरोपियन फैमिली से हुई है। अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति इंडो यूरोपियन फैमिली से हुई है, इतना याद रखना है आपको। इंडो यूरोपियन के बहुत सारे भाषा है, लेकिन प्रमुख 5 भाषाओं के आपके बुक में उल्लेख किया गया है, जिसको आपको हर हमेशा जुबान पे याद रखना है। वो पहला है इंडो यूरोपियन परिवार का जर्मनिक, दूसरा है भाषा लैटिन, तीसरा है ग्रीक, चौथा है बाल्टोस्लेविक और 5वां है पर्शियन संस्कृत। ये तो और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय भाषा है और भारत की सभी भाषाओं की उत्पत्ति इसी से हुई है। आप देख सकते हो इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज, जितने भी आधुनिक भारतीय भाषा है, चाहे वो हिंदी हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, असमीज हो, उड़िया हो, गुजराती हो, मराठी हो, सभी पर्शियन संस्कृत से ही उत्पत्ति हुई है। तो इसके बारे में हमको ज़्यादा भी नहीं पढ़ना, वो तो हिंदी क्लास में ज़्यादा पढ़ाएंगे या हिंदी के टीचर पढ़ाएंगे, या जब भी मैं हिंदी पढ़ाऊँगा तब किसके बारे में ज़्यादा। इसका एक और भारतीय भाषा में है द्रविड़ भाषा, ठीक है ना, वो हिंदी का चैप्टर। आगे हिंदी का क्रैश कोर्स लेने का अगर मुझे टाइम मिला, अगर क्रैश कोर्स लेंगे तो उसमें पूरा डिटेल आपको हिंदी भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो पर्शियन संस्कृत से भारतीय सभी भाषा की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन पूछ सकता है पंजाबी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो आप बोल दीजिएगा पर्शियन संस्कृत से। तो ये भारतीय भाषाएं हैं, तो आपको इन्हें भी याद रखना, क्योंकि आपके क्लास में है तो इसको याद रखना जरूरी है, कहीं क्वेश्चन बन जाए, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं इंग्लिश की उत्पत्ति पर। देखिए, इंग्लिश जो उत्पत्ति हुई है वो मुख्य रूप से जर्मनिक भाषा से हुई। कैसे हुई है वो समझिए। जर्मनिक में एक भाग था वेस्ट जर्मनिक, यानी वेस्ट भाग, पश्चिमी भाग था, वहाँ जो भाषा बोली जाती थी उसको नाम वेस्ट जर्मनिक रखा गया, वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज। वही वेस्ट वासी जो थे, पश्चिमी के लोग, जर्मनी के जो वासी थे, वो क्या किए, धीरे 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 अपनी एक अलग भाषा की उत्पत्ति किए, जिसको ओल्ड इंग्लिश के नाम से जाना गया, और इससे ओल्ड इंग्लिश की उत्पत्ति हुई, और धीरे धीरे ओल्ड इंग्लिश, आज जो हम इंग्लिश बोल रहे हैं, वो मॉडर्न इंग्लिश में परिवर्तन हो गई। तो आप कह सकते हो, देखो इंग्लिश की उत्पत्ति कैसे, इंग्लिश से पहले ओल्ड इंग्लिश था, ओल्ड इंग्लिश से पहले वेस्ट जर्मनिक था, वेस्ट जर्मनिक से पहले जर्मनिक लैंग्वेज, यानी इंग्लिश की उत्पत्ति जर्मनिक लैंग्वेज से हुई। या जर्मनिक नहीं रह सकता है तो वेस्ट जर्मनिक रहेगा, तो वेस्ट जर्मनिक लिख दीजिएगा। अगर दोनों रहेगा, अगर ऑप्शन में जर्मनिक भी दे दे, वेस्ट जर्मनिक भी दे दे, तो आप वेस्ट जर्मनिक लिखिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये हुई इंग्लिश की उत्पत्ति। अब हम लोग चैप्टर पाते हैं, हाउ इंग्लिश बिगेन, अंग्रेजी कैसे शुरू हुआ। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं जो आपको एकदम याद रखना है, क्योंकि अगर आप इसको याद रखते हो तो आपको क्या होगा कि इंग्लिश के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो चलिए मैं उसको शुरू करते हैं।
ओके, तो अब मेन पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। तो मेन पॉइंट है आपका, पहला मेन पॉइंट है द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ द पास्ट। देखिए, ये कहने का मतलब क्या हुआ, अंग्रेजी जो भाषा है बहुत ही नया है। यंगर मीन्स यहाँ नया होगा, बहुत ही नया है। संस्कृत से, पर्शियन से, ग्रीक से, लैटिन से और प्राचीन भाषाएं जो भूत समय के थे, महान प्राचीन भाषाएं, उससे ये बहुत नया है। कौन? इंग्लिश। तो आप समझ सकते हैं इंग्लिश क्या है, वो संस्कृत के सामने बच्चा है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इंग्लिश इज मच यंगर देन डैश डैश दे दिया, तो उसमें आंसर संस्कृत दिया था। हो सकता है कभी पर्शियन पूछ ले, ग्रीक पूछ ले, लैटिन पूछ ले, या अदर क्लासिकल लैंग्वेज में कुछ भी पूछ सकता है, बेल्टोस्लेविक भी पूछ सकता है। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि अंग्रेजी संस्कृत के सामने, पर्शियन के सामने, ग्रीक के सामने बच्चा है, यंगर है, नया है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, टुडे मतलब आज का जो इंग्लिश है, टुडेज इंग्लिश लैंग्वेज हैज कम फ्रॉम द स्पीच ऑफ जर्मनिक ट्राइब्स। आज को जो अंग्रेजी भाषा है वह जर्मनिक ट्राइब्स, ट्राइब्स मीन्स बाबू होता है जनजाति, जनजाति, जर्मनी के जो जनजाति के जो भाषाएं थे उससे आया है। याद रखना है, आज का जो अंग्रेजी भाषा है जर्मनी के जनजाति के भाषा से आया है। यानी अंग्रेजी भाषा को कौन उत्पन्न किया? जर्मनी के जनजातियों ने उत्पन्न किया, जर्मनिक ट्राइब्स ने उत्पन्न किया। किसको? इंग्लिश भाषा को। अब देखिए, जर्मनिक ट्राइब्स के अंतर्गत कौन आते हैं, क्योंकि जर्मनी में एक जनजाति तो थी नहीं, बहुत सारी जनजातियाँ थी। उसमें से 3 जनजाति काफ़ी महत्वपूर्ण थे। एक जनजाति का नाम था एंग्लीज, दूसरा का नाम था सेक्सन और तीसरा का नाम था जोट्स। एंग्लीज, सेक्सन और जोट्स, इसको आपको हर हमेशा याद रखना है। खासकर इंग्लिश के स्टूडेंट जो भी हैं सभी को याद रखना है। यानी जर्मनिक ट्राइब से मुख्यतः 3 जनजाति थे। पहला एंग्लीज थे, दूसरा सेक्सन्स थे और तीसरा जोट्स थे। और इन तीनों को वर कॉल्ड द एंग्लो सेक्शन। ये एंग्लीज, सेक्शन और जूट्स को एंग्लो सेक्शन कहा जाता था। फिर से सुन लीजिए, एंग्लीज, सेक्शन और जूट्स को एंग्लो सेक्शन कहा जाता था। अब आइए, नेक्स्ट पॉइंट है, द एंग्लो सेक्शन वर जर्मनिक पीपुल। आप लोग तो पहले ही जानते हैं एंग्लो सेक्शन कहाँ के लोग थे? जर्मनी के लोग थे। हु, जो निवास करते थे, लिव मतलब रहना या निवास करना, इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप, जो उत्तरी और पश्चिमी यूरोप में निवास करते थे। अगर मैं यूरोप का नक्शा बनाऊं जो भी हो, तो ये ऊपर में और यहाँ वो क्या करते थे? निवास करते थे। ठीक है ना। और जो आजकल उत्तरी और पश्चिमी यूरोप को डेनमार्क के नाम से जानते हैं, जर्मनी के नाम से जानते हैं और हॉलैंड के नाम से जानते हैं। उत्तरी और पश्चिमी यूरोप जो है वहाँ 3 मुख्य देश के नाम से जो आजकल हम जानते हैं, उसका नाम है डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड। इसको भी याद रखिएगा। आपको पूछ सकता है नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप इज नोन एज, तो आपको याद रखना है डेनमार्क, हॉलैंड और जर्मनी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। नेक्स्ट पॉइंट है, दो एंग्लो सेक्शन यूज्ड जर्मनिक एंड ट्यूटोनिक लैंग्वेजेज। अब देखिए, उस समय जो एंग्लो सेक्शन थे वो जो भाषा यूज करते थे वो जर्मनिक भाषा यूज करते थे और साथ साथ ट्यूटोनिक भाषा भी यूज करते थे। यानी फिर से सुन लीजिए, एंग्लो सेक्शन जो भाषा यूज करते थे जर्मनिक और ट्यूटोनिक भाषा, आपको पहले डायग्राम के माध्यम से बताए थे, यही जर्मनिक भाषा से इंग्लिश की उत्पत्ति हुई थे। तो एंग्लो सेक्शन यानी जर्मनिक ट्राइब्स। एंग्लो सेक्शन का मतलब क्या? जर्मनिक ट्राइब्स। जर्मनिक ट्राइब्स में कितने जनजाति? 3 जनजाति। मेरे साथ बोलना है, वो जनजाति कौन कौन है आप कमेंट में लिख दीजिएगा। जो जनजाति मैंने बताया है उसको कमेंट में लिखना है, आपको याद हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जर्मनिक एंड ट्यूटोनिक जो लैंग्वेज हैं यानी भाषाएं हैं, वर क्लोजली रिलेटेड टू लैटिन, ग्रीक, संस्कृत एंड अदर इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। यानी ये जर्मनिक और ट्यूटोनिक भाषा काफ़ी निकट था। किस भाषा का? लैटिन भाषा का निकट था, ग्रीक भाषा के निकट था, संस्कृत भाषा के निकट था और अदर और दूसरे जो इंडो यूरोपियन फैमिली के जो भाषाएं थे उसके काफ़ी निकट कौन था? जर्मनिक भाषा
और ट्यूटोनिक भाषा, ये दोनों चीज़ याद रखना है। ठीक है, आई होप आप लोग इतने मेन पॉइंट को समझ गए होंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट मेन पॉइंट पर चलते हैं। ओके, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है द नेटिव ऑफ इंग्लैंड कॉल्ड द जर्मनिक इन्वेटर्स सेक्शन। यानी द नेटिव ऑफ इंग्लैंड का मतलब होता है इंग्लैंड का मूल निवासी। नेटिव मतलब बाबू होता है मूल निवासी, याद रखिएगा, मूल निवासी। मूल निवासी, नेटिव मीन्स क्या होता है? मूल निवासी। यानी इंग्लैंड के जो मूल निवासी थे वो जर्मनिक इन्वेटर्स जो थे, जर्मनी से जो घूमने के लिए इंग्लैंड में आए थे, जनजाति आए थे, उनको सेक्शन कहते थे। यानी वो जर्मनिक इन्वेडर्स को सेक्शन कहते हैं, याद रखिएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, एग्जाम में बोल सकता है, पूछ सकता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है द सेक्शंस कॉल्ड द नेटिव ऑफ इंग्लैंड विलस और फॉरेनर्स। वहीं पर जो सेक्शंस थे, यानी जिनको ये सेक्शन कहते थे, वो सेक्शन इंग्लैंड के जो मूल निवासी थे उसको विदेशी कहते थे। वेलस मतलब विदेशी, अब फॉरेनर्स मतलब भी विदेशी। यानी ये क्या कहते थे? विदेशी कहते थे। यानी मूल निवासी को ये विदेशी कहते थे। देखिए कैसा है, ऊपर से ये रहने के लिए दिया और जो रहने दिया उसी को विदेशी कहते हैं। यही दुनिया है, ठीक है ना। इस पर एक कहानी याद आती है, सुन लीजिए। ट्रेन पे क्या होता है कि जब आप किसी को सीट दीजिएगा ना बैठने के लिए, तो पहले तो वो थोड़ा जगह लेगा, फिर वो पसारेगा पैर, उसके बाद आप ही को हटा देगा। यही किया सेक्शन ने, वो इंग्लैंड के मूल निवासी को ही विदेशी कहने लगे। देखिए अन्याय हुआ है कि नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग जानेंगे लैंग्वेज, यानी इंग्लिश का विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश डेवलप्ड कैसे किया। तो देखिए इंग्लिश का जो नाम पड़ा, इंग्लिश जो नाम आजकल हम जानते हैं वो एंग्लिश इन्वेटर्स पर पड़ा था। ये बात याद रखिएगा। एंग्लिश जनजाति थी, शुरू में बताए थे, इंग्लिश सेक्शन और जो इन्हीं के जनजाति पर इंग्लिश का नाम पड़ा। लेकिन शुरू में ये क्या, इंग्लिश जो भाषा जो बोली जाती थी उस समय, उसको इंग्लिश कहा जाता था। शुरू में जब इंग्लिश का कोई उत्पत्ति नहीं था, इंग्लैंड में जो भाषा था उसका नाम, जैसे अभी का यहाँ का भाषा हिंदी है ना, तो उसी समय बहुत पहले वहाँ था इंग्लिश। लेकिन ओल्ड इंग्लिश में इंग्लिश को इंग्ली कहा गया, ठीक है ना। ओल्ड इंग्लिश में इंग्लिश नहीं कहा जाता था, इंग्ली कहा जाता था, याद रखिएगा। तो इंग्लिश से ये इंग्ली में रूपांतरण हुआ, फिर धीरे धीरे ये क्या बन गया, इंग्लिश बन गया। ओके, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है कंट्री। इंग्लैंड नाम कैसे पड़ा उसको समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए इंग्लैंड जो नाम पड़ा वो भी इंग्लिश जनजाति के नाम पर ही पड़ा। शुरू में इंग्लैंड नाम नहीं था, शुरू में लोग इंग्लैंड को एंग्लिसाइन कहा जाता था, यानी एंग्लियों का भूमि। एंग्लिसाइन का मतलब होता है एंग्लियों का भूमि। फिर जैसे जैसे आगे चला, जैसे 1000 ईस्वी के आसपास, AD 1000 ईस्वी के आसपास एंग्लिसाइन ना करके उसको इंग्लैंड कहने लगे। यानी तब भी नाम इंग्लैंड नहीं था, जो आज हम लोग इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, उस समय इंग्लैंड नहीं था 1000 ईस्वी में, उस समय क्या था, इंग्लैंड। और अब जाके वो क्या हो गया है, इंग्लैंड। यानी आज हम लोग इंग्लिसाइन को ही इंग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इंग्लैंड कैसे नामकरण हुआ और इंग्लिश कैसे नामकरण हुआ। फिर भी कोई दिक्कत है आज का क्लास में तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपके कमेंट का पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। आपका पहला जो चैप्टर था हाउ इंग्लिश बिगेन वो समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। कल हम लोग सेकेंड चैप्टर पर डिस्कस करेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट है ग्रामर, अब हम लोग कुछ ग्रामर पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, ग्रामर पर डिस्कस करेंगे। और ग्रामर में आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वह है टाइम एंड टेंस। आज हम लोग टॉपिक पढ़ाने वाले हैं टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। टाइम एंड टेंस मैं कैसे पढ़ाऊँगा इसको लिए मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन में तैयार किया हूँ, क्योंकि टाइम एंड टेंस पूरा थ्योरिकल पढ़ाऊँगा तो टाइम बहुत लग जाएगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊँगा और इस कदर पढ़ाऊँगा कि आपको ग्रामर टाइम एंड टेंस आए चाहे ना आए, अभी तक पढ़े चाहे नहीं पढ़े, आपको क्वेश्चन बनेगा, इसकी गारंटी है, ठीक है ना। तो हम थोड़ा क्वेश्चन जो सिलेक्टेड मेरे पास जो हम तैयार किए हैं और आप लोग को जो हम पढ़ाने वाले हैं उसको हम ले लेते हैं।
तब तक आप चाहें तो इसको उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, ठीक है। मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, आ रहे हैं। चलिए, तो मैं आप लोगों के लिए ये सिलेक्टेड क्वेश्चन टाइम एंड टेंस के लिए आया हूँ, और मैं एक एक क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखूंगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को समझाऊंगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप कमेंट में लिखिएगा, सर मैं नहीं समझा, ये क्वेश्चन को फिर से एक बार समझा दीजिए। तो टाइम एंड टेंस को आज हम शुरू करने वाले हैं, और पहला जो क्वेश्चन है आप लोग का वो मेरा है ऑनेस्टी। अब ब्रैकेट में है बी, यानी बी को बदलना है, और उसके बाद है द बेस्ट पॉलिसी। डियर फ्रेंड्स, ऑनेस्टी ब्रैकेट में है बी, उसके बाद है द, उसके बाद है बेस्ट पॉलिसी। अब आपको देखिए टाइम एंड टेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप टाइम एंड टेंस पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्लास 12th में आपका क्वेश्चन बनना चाहिए। चाहे अगर आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन टाइम एंड टेंस से रिलेटेड आएगा तो वो आपसे बनना चाहिए, मैं ऐसा फोकस करूँगा। ओके, अब चलिए, बी का मतलब आप लोग समझ जाइए। हाँ, बी का मतलब है, बी का 5 रूप होता है, इज, आर, एम, वाज, वर। जो पहले से जानते थे कमेंट करेंगे, और जो अभी जाने वो भी कमेंट करेंगे, जिससे आपको याद हो जाएगा। इज, आर, एम, वाज, वर, ये 5 फॉर्म है। किसका है? बी का ये 5 फॉर्म है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या लगेगा, बी के जगह इज आएगा कि आर आएगा कि एम आएगा कि वाज आएगा कि वर आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ऑनेस्टी बी द बेस्ट पॉलिसी एक कहावत है, और जब भी कहावत का बात आ जाए, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, एक कहावत है ना, तो जब भी कहावत आ जाए तो V1 या V5 का यूज करते हैं। तो अब इसमें देखिए, इज आपका क्या है? V5 है, और आर आपका क्या है? V1 है, ठीक है ना। एम जो है वो स्पेशल है, आई के साथ आता है। तो अब आप देखिए, ऑनेस्टी आपको सिंगुलर है, तो याद रखिएगा V5 सिंगुलर होता है और V1 प्लूरल होता है। यहाँ V5 यानी इज का प्रयोग करेंगे, यानी यहाँ बी के जगह इज हो जाएगा। आई होप आप समझ जाएंगे होंगे यहाँ बी के स्थान पर क्या आएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। समझ गए ना? तो एक बार यस लिख दीजिए कमेंट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, ही ब्रैकेट में लीव पटना ए मंथ एगो। डियर फ्रेंड्स, अब देखिए फिर यहाँ लीव को जो ब्रैकेट में जो वर्ब है उसी को चेंज करना है। इस तरह का एग्जाम हर एक एग्जाम में पूछता है, क्लास 12th में तो पूछता ही है, साथ साथ BPSC में भी पूछता है, बी स्टेट में भी पूछता है। तो आप अगर बी स्टेट के भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये क्लास आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए इसको कैसे बनाएं, कुछ नहीं करना है, अभी आप लोग टाइम एंड टेंस पढ़ो चाहे ना पढ़ो कोई मतलब नहीं। एक मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, यहाँ एगो लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एगो। तो आप याद रखिएगा, जब ही एगो लगा मिलेगा कोई सेंटेंस में, उसमें जो वर्ब होगा उसको V2 में बदल दीजिएगा। ये ट्रिक याद रखिएगा। एगो मिलेगा तो आप किस में बदल दोगे? V2 में। एगो मिलेगा तो किस में बदलना है डियर फ्रेंड्स? V2 में। याद रखना, आप कमेंट करो, एगो मिलेगा तो किस में बदलेंगे? V2 में। तो लीव का V2 क्या होता है बाबू? लेफ्ट, यानी लीव बदलेगा लेफ्ट में, ही लेफ्ट पटना ए मंथ एगो। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 4 ऑप्शन में यहाँ देना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो मटेरियल है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, मैं होगा तो ये मटेरियल शेयर कर दूंगा। आप सभी, आप के पास मटेरियल भी रहेगी और आप इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। बहुत कम पेज है, देख सकते हैं, बहुत कम, 5 से 6 पेज है। अगर आप पूरा मटेरियल कंप्लीट उतार लेते हैं या प्रिंट आउट निकाल लेते हैं तो क्लास 12th के ग्रामर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है ही ऑलवेज, ब्रैकेट में है कम लेट,
देखिए अब यहाँ कम को किस वर्ब में पढ़ेंगे, टाइम एंड टेंस का मतलब ही है वर्ब फॉर्म, वर्ब फॉर्म यानी वर्ब को फॉर्म में चेंज करना है, V1 V2 V3 V4 V5 और V6, ठीक है ना, इसी में बदलना होता है। तो अब ये यहाँ कम कौन सा फॉर्म में आएगा, ठीक है। कहोगे सर टाइम एंड टेंस वही पढ़े ही नहीं, आप बताने लग गए। देखो कुछ नहीं है, आपको ये समझना, यहाँ ऑलवेज लगा हुआ है ना, ऑलवेज से किसका बोध होता है, आदत का बोध होता है, हमेशा आदत का बोध होता है। जब आदत का बोध होगा V1 या V5। अब देखो आसान हो गया, आप जानते हो V5 सिंगुलर है, अब V1 क्या है, प्लूरल है। आपको तो इतना पता है, वर्ब में SEIS लगता है तो V5 बनता है। आप बताइए ही सिंगुलर है यहाँ, तो कम को V5 बना देंगे, यानी कम्स, हो गया आंसर, है ना आसान। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार यस लिख दीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए चौथा क्वेश्चन, चौथा है ही लिसन, लिसन ब्रैकेट में है, इसी को बदलना है, टू द रेडियो, ही लिसन टू द रेडियो नाउ। डियर फ्रेंड्स, आप कहोगे सर यहाँ लिसन को किस में बदलेंगे, कन्फ्यूजन है, जिसको आ रहा है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसका भी एक ट्रिक है, मैंने लास्ट में देखा कि यहाँ नाउ लगा हुआ है, और नाउ जब ही मिलेगा ना तो आप कुछ नहीं करिएगा, इज आर एम प्लस V4 कर दीजिएगा। अब V4 बनाने आता है ना, V1 में ING जोड़ देते हैं, V4 बन जाता है, बस इतना ही करना है। यहाँ नाउ लगा हुआ है ना, ही के साथ बताओ ईच आता है, और इसको V4 में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, लिसनिंग हो जाएगा, बन गया। अब बताओ कहाँ हार्ड है, कहीं हार्ड है नहीं ना है, तो एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। आज मैं यही 4 तक रखता हूँ, टाइम एंड टेंस आज शुरू कर दिया हूँ, ग्रामर, कल से लिटरेचर और ग्रामर दोनों शुरू होगी, और कल से मैं 10 क्वेश्चन टाइम एंड टेंस करूँगा, और एक चैप्टर प्रत्येक दिन मैं लिटरेचर पढ़ाऊँगा ही, ठीक है ना। तो आप लोग को मिलते हैं कल, और आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको आज का क्लास बेहतर लगा तो फिर लास्ट में यही कहेंगे, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर लीजिए, और अपने सभी दोस्तों के बीच एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं, ओके बाय।